हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब हमारी सभी एग्जाम आ गई हैं, चाहे वो एग्जाम हमारी बोर्ड क्लासेज हो, कंपटीशन एग्जाम हो या फिर हमारी लोकल क्लासेज। 6 स्टैंडर्ड से लेकर और हमारी सारी कंपटीशन एग्जाम की एग्जाम आ चुकी है। इसलिए अब हमें कमर कस के पूरी मेहनत के साथ जुट जाना है और सिलेक्शन लेकर ही पीछे हटना है। बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें मेहनत करनी है। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो 6 स्टैंडर्ड से लेकर और हर एक कंपटीशन एग्जाम तक उसकी वैल्यू है। वहां से हमेशा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको इस टॉपिक को बहुत ही सामान्य और सरल तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संधि कि संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संधि। इस संधि होते क्या है? तो देखिए, संधि सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय के योग से मिलकर बनी है। किससे? सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय के योग से क्या बना हमारा? संधि। असंधि कहते किसे है? वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। सबको पता है, आसानी से आप बता सकते हो। संस्कृत में क्या कहते हैं ये बताइए। संस्कृत में संधि की डेफिनेशन क्या होगी आप बताइए। अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बताती हूं। देखिए, वर्ण नाम मिलनम पर है सन्निकर्ष सन्निकर्ष संहिता वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधान है संधि। देखो, हम कुछ भी लिख सकते हैं। वर्ण नाम मेलनाम पर है सन्निकर्ष संहिता, वर्ण संधान है संधि। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में बस इतनी होती है। अब हिंदी में देखो, वर्ण संधान है संधि, वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। देखो, वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार को संधि कहते हैं। किसे कहेंगे? वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को। जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे संधि। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात, अब वर्ण क्या है? किसे कहते हैं वर्ण? हमने वर्ण विचारों में पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार पढ़े थे, वहां इसकी डेफिनेशन दी गई है। किसे कहेंगे? वर्णमाला की या लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो, वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे जैसे हिम, धन, आलय। अब देखिए, हिम एक शब्द हो गया, आलय दूसरा। अब यहां देखिए, हिम में अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण ए है और यहां आ। अब ए भी क्या हमारा वर्ण है, आ भी वर्ण है। अब इन दोनों के स्थान पर एक वर्ण हो गया आ और शब्द हमारा क्या बन गया? हिमालय है। हिमालय मतलब हिम का आलय यानी घर, हिम का घर। अब देखिए, यहां पर ए प्लस ए बराबर आ बना, तो जो इस वर्ण का और इस वर्ण का, इन दोनों वर्णों के मेल से क्या उत्पन्न विकार उत्पन्न हुआ? आ क्या हुआ? विकार। और यह नया शब्द। तो जो नया शब्द या विकार उत्पन्न होता है
उसी को हमने क्या बोला, संधि। देखिए मिला के क्या हो गया हमारा, हिमालय। तो अब हम देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की है। चलिए आगे हम देखेंगे इसमें। देखिए व्याकरण साहित्य में, या हम किसे व्याकरण शास्त्र में, किसमें, व्याकरण शास्त्र में संधि के 5 प्रकार माने थे। संधि 5 प्रकार कौन कौन से? पहला था अच संधि, हल, तीसरा है यहां पे विसर्ग संधि, फोर्थ नंबर पे प्रकृति भाव संधि, और फिफ्थ थी हमारी स्वादि, स्वादि संधि। कौन कौन सी? अच, हल, विसर्ग, प्रकृति भाव और स्वादि। अब आप में से कई बच्चे यही सोच रहे होंगे, मैम ये कौन सी आ गई, हमने तो कभी पढ़ी नहीं, कभी सुनी नहीं। तो क्या था कि व्याकरण शास्त्र में, हम बात करते व्याकरण शास्त्र की, वहां पर इनको 5 माना गया। लेकिन वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि को 3 भागों में बांटा। उन्होंने क्या किया, लघु सिद्धांत कौमुदी में उन्होंने संधि के केवल 3 भाग कर दी। कौन से? अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। इसलिए हमें हमारे सिलेबस में केवल 3 संधि पढ़ाई जाती है, अच, हल और विसर्ग। हमें इन 2 संधि के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो हम यह कह सकते हैं कि परवर्ती, अब किसने, जो परवर्ती हमारे व्याकरणिक हैं, उन्होंने क्या किया, संधि के 3 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं? 3 भेद। तो अब हम क्या कहेंगे कि संधि के 3 भेद हैं। अब 3 कौन कौन से? सबसे पहले अच। अच का मतलब क्या होता है? अच संधि किसे बोलते हैं? पता ही नहीं है मैम, पढ़ाते हैं याद ही नहीं रहता। अच होता क्या है? देखिए अच यानी कि स्वर संधि। अच का मतलब स्वर संधि। अब इसको स्वर क्यों कहा गया? पढ़े थे ना हमने माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों में सभी जो स्वर आए थे वो किसमें थे? अच। तो इसलिए इनको बोलते हैं अच संधि, स्वर संधि को। दूसरा है हमारा हल संधि, हल संधि। अब ये हल क्या बीमारी है? हल मीस होता है व्यंजन संधि, हल मीस व्यंजन। तो क्या हो गया हमारा? व्यंजन संधि। और थर्ड नंबर पे आ गई हमारी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इस प्रकार से हमारा वर्तमान व्याकरणिकों ने यहां वर्णन किया है। संधियों को 3 भागों में बांटा है। किस किस में? अच, हल और विसर्ग। ज्यादातर हम पढ़ते हैं इनको स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि के रूप में। यहां तक समझ आया? अब आपको क्या याद रखना है इसमें से? देखिए कि सबसे पहले संधि की डेफिनेशन, संधि किसे कहते हैं, क्या पढ़ना है कि संधि कहते किसे हैं? किसे कहेंगे? वर्ण संधान है संधि कथ्यते। वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दूसरी बात, संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि किसे कहते हैं, कितने भेद हैं और इनके क्या क्या नियम हैं। अच संधि, अच संधि, अच संधि यानी स्वर संधि, स्वर संधि।
किसे कहेंगे स्वर संधि? देखिए स्वर संधि क्या होगी? स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। किसे कहेंगे? स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो देखिए स्वर संधि के भेद। देखिए कौन सा होगा? पहले हम बात करें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। ये देखिए 5 भेद हुए। कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। ये 5 भेद हम 6 स्टैंडर्ड से लेके और 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं। ज्यादातर हमें 9th तक तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि 9th तक हमसे पूछते हैं संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। बात आती है स्वर संधि कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन सी? गुण, दीर्घ, वृद्धि, यन और अयादि। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वर संधि 5 नहीं 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7। अब कौन सा रहा? एक होता है हमारा पूर्व रूप और एक आता है हमारा पर रूप संधि। पूर्व रूप और पर रूप संधि कई बच्चों के लिए तो बहुत नया होगा। सोच रहे होंगे देख के मैम ये पूर्व रूप पर रूप क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो कुछ ऐसा सुना ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। देखिए ऐसा नहीं है। संधि जो हमारी स्वर संधि है इसके 7 रूप होते हैं, यानी 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? बोलिए। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। समझ में आया? यहां तक क्लियर? अब हम जो पढ़ेंगे ना, अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ यानी बड़ा। दीर्घ मीन्स बड़ा। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसका एक सूत्र होता है, अब कह सवर्णे दीर्घ है। अब कह सवर्णे दीर्घ है। अक्सर हम क्या है हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वो हो जाती है हमारी डेफिनेशन, यानी हमारी परिभाषा बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन हम सिंपल शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? अकह सवर्णे दीर्घ। ये क्या कहता है? अक वर्ण। अक वर्णों के बाद, अक वर्णों के बाद क्या मतलब? अ, ई, उ, री और लिरी के बाद समान वर्ण। समान वर्ण। समान वर्ण क्या हो जाएगा? ए, आ, ई, उ, री, लिरी। आए तब अक के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। अब कई लोग तो सोच रहे होंगे क्या मैम आप भी इतने से 3 वर्ड थे उसको इतना बड़ा बना दिया। सिंपल सा था, अक सवर्णे दीर्घ, हम तो यही याद कर लेंगे। बिल्कुल इन 3 वर्णों का ही हिंदी मीनिंग ये होगा। अक, अक का मतलब अ, ई, उ, री, लिरी। सवर्णे समान वर्ण और दीर्घ हो जाता है। तो इनके बाद समान वर्ण आए, समान का मतलब ए, आ, ई, उ, री आए तब अक के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। देखिए और विस्तार से समझाती हूँ क्या होता है। सबसे पहले देखिए
हम ए की बात करते हैं, ए के बाद यदि ए आ जाए तो ए यहां क्या आ जाएगा, दोनों के स्थान पे आ। अगर ए के बाद आ जाए तब भी दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा, आ के बाद ए आ जाए तब भी आ, और आ के बाद आ जाए तब भी दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, आ। आपको विशेष कर ध्यान रखना है बेटा, इसमें एक चीज विशेष कर ध्यान रखनी है कि यहां जो परिवर्तन होगा ना, ये जो परिवर्तन हो रहा है इन दोनों के स्थान पर होगा, एक के पे नहीं, इन दोनों वर्णों के स्थान पर परिवर्तन होगा। देखिए जैसे हमने यहां लिखा विद्या धन आल्य, ठीक है। अब हमने लिखा विद्या धन आल्य है, इसमें अंतिम वर्ण क्या है, आ, पीछे क्या है, आ। अब ये दो वर्ण थे, इन दोनों की जगह एक किया और दोनों की जगह क्या कर दिया, केवल आ। शब्द क्या बन गया, विद्यालय। समझ आ रही है कि दो शब्द थे, आ प्लस आ बराबर आ हो गया। आपको एक और चीज ध्यान रखनी है बेटा, इसको तो बोलते हैं हम संधि विच्छेद। इस शब्द को क्या बोलेंगे हम, संधि विच्छेद। और जो एक शब्द हमारा परिवर्तन बन के एक शब्द बना उसको बोलते हैं संधि पद। संधि पद, संधि पद बोल लो या संधि शब्द बोल लो। तो देखिए विद्या धन आलय, विद्यालय, विद्या धन आलय ये हो गया आपका संधि विच्छेद, और विद्यालय हो गया संधि पद। कई बार क्या होता है, आपसे एग्जाम में अक्सर आता है कि अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम अपि लिखत, यानी कि इस संधि विच्छेद कृत्वा यानी इस तरीके से टुकड़े करके उसका नाम भी लिखना है। और अधोलिखित पदानाम संधि कृत्वा नाम अपि लिखत, संधि कृत्वा यानी संधि करके एक शब्द बना करके। तो ध्यान रखना है संधि विच्छेद और संधि पद। और संधि विच्छेद कई बच्चों को नहीं आता, कोई चरण की बात नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं आता टुकड़े कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं। तो इसका एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है, आज मैं आपको वो बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ। तो कुछ जब भी कोई शब्द है जो इसका विच्छेद करने यानी टुकड़े करने, आप उस शब्द को 2 से 3 बार 4 बार उच्चारण कीजिए। आप उच्चारण करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी सांस कहां टूट रही है, शब्द कहां टूट रहा है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो सबसे अच्छा काम क्या कर देना है, हमें उसमें वर्ण विच्छेद। क्या करना है उसका, वर्ण विच्छेद। अब ये वर्ण विच्छेद होता है क्या है, हमें तो आता ही नहीं। वर्ण विच्छेद यानी इसको बिल्कुल विस्तारित रूप दे देना है। कैसे, देखिए मैं आपको पूरा डिटेल से बताती हूँ। कोई भी शब्द हो, आपने लिया शब्द यहां पर, जैसे कि हिमालय, चलो इसी को ले लेते हैं। अब हिमालय शब्द था आपका, देखिए वर्ण विच्छेद करेंगे है में किसकी मात्रा है, ई की, तो है कैसा लगे, आधा, हलंत लगा दिया। अब छोटी है बड़ी, छोटी तो छोटी लिख दी, प्लस अब क्या है, मां, में किसकी मात्रा है, आ की, आ लिख दिया। उसके बाद क्या है, ले में किसकी मात्रा थी, अ की, और पीछे ये। अब ये है, ये के बाद आ गया ए। ये क्या हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। पूरी तरीके से इसको फैला दिया, एक एक वर्ण को, एक एक शब्द को बारीकी से हमने लिख लिया। मैम अब तो उल्टा कंफ्यूज कर दिया आपने, अब कैसे पता चलेगा। अब देखिए बहुत आसान है इसको पता करना। कैसे बताइए, ये है कि आधा है, इसके कोई टुकड़े हो सकते हैं क्या, नहीं ना। ये ई, छोटा ई है, क्या इसका कोई टुकड़ा हो सकता है, कोई सवाल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आधा में, यहां आगे आधा ले, ए, इसके भी नहीं हो सकते। ये पहले से ही आधा, इसके और क्या टुकड़े होंगे, फिर ए आ गया, इनके कोई टुकड़े नहीं होते। लेकिन ये आ जो है इसके तो टुकड़े हो सकते हैं ना। देखो अभी हमने देखा आ किससे बना, ए प्लस ए, या ए प्लस आ, या दोनों साइड आ हो। तो अब इस आ का हम टुकड़े कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे संधि में क्या आ जाएगा, देखो है में ई की मात्रा लगा दी, ही और में हलंत, हमने हलंत छोड़ दिया, यह धन।
अब क्या है यहाँ ले, ले लिखा, ले में ए आया तो ले पूरा, और ये में आ गया। तो अब यहाँ जो आ बचा, इस आ के टुकड़े करते हैं। अब आ में अगर यहाँ हम ए जोड़ दे, आगे ए जोड़ दे और पीछे आ, तो देखिए आले हुआ, और यहाँ ए जोड़ने से हिम, तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा, देखिए हिम प्लस आयले, हिम प्लस आयले। बताइए आसान है क्या नहीं है संधि विच्छेद करना? देखो जिस बच्चे को संधि विच्छेद करना नहीं आता है ना, इस ट्रिक को, इस तरीके को जरूर फॉलो करे और आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। एक बार आप करके देखना, और आपको जो भी रिजल्ट मिले, जैसा भी मिले, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपके समझ में आया और बाकी में आपको कोई रिजल्ट मिला अथवा नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने क्या नियम देखा था अभी, ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ प्लस अ प्लस ए बराबर आ, यानी ए के बाद ये किसी भी तरीके से क्यों ना आ जाए, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे देखिए हिमालय हो गया आपका, विद्यालय हो गया, शास्त्रागार, शास्त्रागार, विद्यार्थी। देखिए शास्त्रागार के क्या होगा, शास्त्र प्लस आगार, फिर विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। अब देखिए यहां क्या था, ए और पीछे आ, ए और आ मिलके क्या बन गया, आ बने कि नहीं बने। यहां विद्यार्थी, विद्या आ प्लस ए, आ और ए बराबर आ बना। तो देखो सामान्य से तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हम इनको बना सकते हैं। चलिए अब इसको आप बना के बताइए, शिक्षार्थी। इसका आप बना के और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या बनेगा। ये आप कीजिए, तब तक हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं, देखिए अगला ई प्लस ई बराबर बड़ा ई, ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई, ई प्लस बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ा ई। बड़ी ई के बाद यदि छोटी ई आ जाए तब भी क्या हुआ, बड़ा ई। देखिए चारों नियम ध्यान रखना है, कैसी भी कंडीशन में आ जाए, किसी भी तरीके से क्यों ना आ जाए, हमारा रूप इसी तरह बनेगा। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल, कवि धन इंद्र है, ज्ञा क्या है, छोटी ई, इसमें क्या है, छोटी, दोनों का क्या होगा, बड़ी, क्या बन जाएगा, कविंद्र। चलिए आप बताइए, रवि धन इंद्र, मही धन इंद्र। बनाइए आप भी जल्दी, मेरे साथ ही बनाइए। देखिए रवि धन इंद्र, रवि इसमें क्या है, छोटी, इधर क्या है, छोटी बराबर बड़ी, क्या बन जाएगा, रविंद्र। मही प्लस इंद्र, देखो यहां बड़ी ही है और यहां कौन सी है, छोटी, बड़ी हो जाएगी, क्या बन जाएगा, महेंद्र। बताइए महती प्लस इच्छा, क्या बनेगा, ये आप को बनाना है। और देखो जो कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट करके आराम से पूछिए, आपके हर एक बात जो मुझ तक पहुंचेगी उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा। बताइए महती प्लस इच्छा का क्या बनेगा। अब हम बात करते हैं अगला, ई का हो गया। अक में देखो कौन कौन से वर्ण आए, वापस से हम बात कर लेते हैं। अक में अ, ई, उ, री, ली। अब देखिए क्या हो गया, ए री हो गया। तो अब हम बात करते हैं ऊ की, किसकी करेंगे, ऊ की। अब ऊ का नियम क्या होगा, देखिए ऊ प्लस ऊ, क्या हो जाएगा, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ।
छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, फिर भी क्या होगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बन जाएगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इस तरीके से इसमें भी वही हो रहा है। अब इनको क्या बोलते थे, बेटा ये होता है सवर्ण, समान वर्ण, समान वर्ण, यानी ए के बाद ए आ जाना, ए के बाद ई आना, ये क्या आ जाते हैं हमारे समान वर्ण। ऊ के बाद ऊ आ जाना। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए भानु प्लस उदय। अब बताइए इस भानु शब्द में ऊ कैसा है, या भानु में ऊ कैसा है छोटा, और पीछे क्या छोटा ऊ, दोनों की जगह क्या आ जाएगा बड़ा ऊ। क्या बन जाएगा भानुदय। यहां अगर विसर्ग होगा तो हमें यहाँ विसर्ग लगाना कंपलसरी है। ध्यान रखना बेटा, जब भी आप संधि विच्छेद करो या संधि पद लिखो, विसर्ग और हलंत का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने विसर्ग के स्थान पर विसर्ग नहीं लगाया, आपके नंबर कट जाते हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। संस्कृत में देखो 100 आउट ऑफ 100 नंबर ला सकते हैं। मैथ की जैसी मार्किंग होती है, जब मार्किंग मैथ की जैसे होगी तो प्लस होता है तो माइनस भी वैसे ही होगा। छोटी छोटी बातों पे, ये छोटी छोटी गलतियों पर हमारे नंबर कट जाते हैं और हम उनका ध्यान रखते हैं तो हमें पूरे में से पूरे नंबर भी मिल जाते हैं। तो देखिए भानुदय के बाद आएगा सूर्य प्लस उदय। बनाइए आप, क्या बनेगा लघु प्लस उत्तरम। लघु धन ऊर्मी। अब आप इनका खुद बनाते जाइए, मैं शब्द लिख रही हूं, आप बनाइए तब तक। क्या बनेगा देखिए सूर्योदय का सूर्योदय। अब बताइए सूर्य प्लस उदय क्या हमारा सही है, क्या बन सकता है? यहां क्या है ए और यहां क्या है ऊ, तो क्या ये इसका एग्जाम्पल होगा? आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने गलत एग्जाम्पल यहां लिख दिया। तो बेटा इसका हम जो बनाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये संधि का है ही नहीं। ए और ऊ आ रहा है, हमें तो समान चाहिए, क्या चाहिए ऊ और ऊ चाहिए। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल क्या हमारा गलत हो गया। अब इसको देखो लघु प्लस उत्तरम, या ऊ है या ऊ है, क्या आ जाएगा लघु तरम। लघु प्लस उर्मी, अब ऊ के पास ऊ है, क्या आ जाएगा लघुर्मी। आया आपको समझ में? क्लियर है यहां तक? तो कुछ छोटी सी बात, मैंने पहले ही बोला छोटी से छोटी गलती हमारी क्या करवा देती है, नंबर कटवा देती है। जैसे यहां एक मैंने छोटी सी गलती की, ओ की बजाय अ छोड़ दिया, ताकि आप कंफ्यूज हो सके, उसे समझने पे फोकस करें। आपको ध्यान रखना है। अब आपसे नाम भी पूछ ले, आपको अगर नियम याद है आप फटाफट से नाम बता दोगे, कौन सी संधि हुई, कैसे हुई, हर एक चीज आप क्लियर आसानी से बता सकते हो। तो अभी क्या हुआ ऊ का, चलो अगले हम देखते हैं इसमें नियम। अब हम बात करते हैं यहां पर री। देखो बेटा ये होती है हमारी छोटी री, और बड़ी री कैसी होगी, देखो ये देखो री के बाद री आई तो क्या हो जाए बड़ी। ये हमने एक बार री बनाई और एक बार इसमें गांठ लगा दी, क्या होगी बड़ी री। बहुत आसान है बड़ी री बनाना, जिनको नहीं आता घबराने की बात नहीं है, आसानी से सीख सकते हैं। हमें आसान भाषा में संधि को सीखना है, तो घबराए नहीं, बस यहां ध्यान दे। देखो री प्लस री बराबर बड़ी री। अब बड़ी री की जो मात्रा लगती है ना, वो इसी तरह लगती है, छोटी री ऐसे और बड़ी री ऐसे, ठीक है। अब देखिए छोटी री के बाद यदि बड़ी री आ जाए
तो क्या आ जाएगा, बड़ी री बन जाएगी। अगर यहां पर बड़ी री के बाद बड़ी री आ जाए तब भी क्या आ जाएगा, बड़ी री हो जाएगी। बड़ी री के बाद अगर छोटी री आ जाए, छोटी री, तब क्या आ जाएगा, तब भी बड़ी री हो जाएगी। देखिए चारों हुए एग्जाम्पल। कैसे? एक शब्द लिखा, पितृधन ऋणम। क्या लिखा, पितृधन ऋणम। अब देखो पितृ, यह क्या है, री है छोटी। मैंने पहले ही आपको मात्रा बता दी कि ये बड़ी री की होती है और ये कैसी है, छोटी री की मात्रा। तो यह छोटी री, पीछे क्या है, यहाँ पर छोटी री, क्या आ जाएगा, बड़ी री। और बड़ी री, अब हमें बड़ी री नहीं लिखना है, हमें इसकी मात्रा का यूज करना है। तो मात्रा क्या आ जाएगी, देखिए पितृ, अब री तो गया, ऋणम क्या बन गया, पितृ ऋणम। चलिए अब आप बनाइए, मातृ प्लस ऋणम, भ्रातृ प्लस ऋणम। आप इन्हें बनाइए, तब तक मैं यहां अगला नियम लिखती हूं। मैं यहां देखिए लिरी, लिरी के बाद यदि बड़ी छोटी लिरी आ जाए तब भी क्या जाएगा, बड़ी लिरी। अगर लिरी के बाद क्या जाए, बड़ी लिरी आ जाए तब भी क्या जाएगा, बड़ी। इस तरीके से ये चीज होती है। इतने, अब इनके कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको यहां लिख देती हूं, जिन्हें आप घर पे प्रैक्टिस करके देखिए। और अगर कुछ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं यहां कुछ और एग्जाम्पल लिख देती हूं। हाँ तो दोस्तों, अब आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल है। कदा प्लस अत्र, दैत प्लस अरि, मुर प्लस अरि, देव प्लस आयले, वेद धन अभ्यास, सदा धन अत्र, न प्लस अस्ति, भूमि धन ईश, अति धन इदम, कवि धन इंद्र, श्री धन ईश, दधि धन इंद्र, यदि धन इच्छा, महति धन इहा, सु प्लस उक्ति, बधु धन उत्सव, विधु धन उदय। तो आप इनको घर पे बनाइए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आपको कैसा लगा, संधि टॉपिक समझ आया या नहीं आया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे कि मैं आगे की संधियों को और ज्यादा सरल तरीके से, इजी तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।